तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। व्याकरण का ये क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह और विराम चिन्ह में हम चिन्हों को पढ़ेंगे और यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर विराम चिन्ह, और इस चैप्टर में जितने भी चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे वे चिन्ह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पूरे हिंदी वाक्यों के निर्माण में जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं उनमें इन चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक चिन्ह, इसमें टोटल हम 15 चिन्ह को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक एक चिन्ह को समझते हैं कि उसका सही प्रयोग कहाँ करना चाहिए। देखिए ये चीज़ समझने के बाद आप लोग का हिंदी वाक्य का सेंटेंस सही होने लगेगा। हिंदी वाक्य बोलते वक्त सही बोलेंगे, यानी शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना और लिखने की कला इन्हीं सब चिन्हों में, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विराम। तो विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहराना, ठहराव, रुकावट, रोक देना, विराम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में उसे रोको, कॉमा दिए है ना, यहाँ पर विराम दिए। विराम का मतलब रुक जाना, रोकना। तो यहाँ पर लिखा है उसे रोको, रोको, हाँ, मत जाने दो। अब हम बात किए उसे रोको, अब इसका अर्थ क्या निकला? उसे रोको, क्यों रोको भाई? पिटना है, थूरना है, रोको। जान मत जाने दो, पहले रोको, उसे रोको, मत जाने दो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई बच्चा मस्ती में ना बोलता है, वो किसी का नाम लेकर, जैसे कि कोई बड़ा है नाम लेकर, ठीक है, नाम जैसे सोनू, तका था भैया, लगा दिया ना। अरे कैसे? तो देखो ये वाक्य सेंटेंस जो है गलत है। यहाँ पर उसे रोको, यहाँ पर थोड़ा सा विराम दिया, हाँ क्या, मत जाने दो, ठीक है ना। भाई बोला था उसे रोको, क्या रोको? तो मत जाने दो, ठीक है। लेकिन इसका हम सही रूप करें भाई, विराम का सही प्रयोग कहाँ करना है? यहाँ पर हम विराम का प्रयोग करेंगे, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विराम का सही प्रयोग कहाँ करेंगे? तो विराम का सही प्रयोग देखो, उसे रोको मत, मतलब यह हुआ ना कि उसे रोकना नहीं है, पहला काम तक क्लियर। क्यों? जाने दो उसे, गुस्सा है अभी, कल मानेगा, जाने दो, जाने दो, जाने दो, रोको मत, छोड़ो, ठीक है। तो विराम का सही प्रयोग कहाँ करना है ये हमें सिखाएगा, ठीक है। अब कुछ विराम के चिन्ह, कुछ क्या 15 चिन्हों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है अल्प विराम। पहला क्या है? अल्प विराम। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कोमा, इसका सिंबल होता है इस तरह। कोमा का उपयोग करते हैं ना हम लोग, हाँ कोमा का उपयोग करते हैं ना हम लोग, तो यही कोमा को कहते हैं अल्प विराम। इंग्लिश में इसे कोमा बोला जाता है, ठीक है ना, कोमा या अल्प विराम। हिंदी में इसे अल्प विराम कहेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ करना है? तो इसका प्रयोग थोड़ा सा ठहराव या थोड़ी सी देरी के लिए करना है। जहाँ पर कम समय मिले, कम ठहराव हो, थोड़ा सा विराम देना है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस चिन्ह का प्रयोग निम्न तरीके, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा यहाँ तक लिखें, ठीक है। पहला, जब वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो भी, मगर, इसलिए आदि रहे किसी भी वाक्य में, तो उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में बोलो मगर धीरे से, बोलो मगर किससे? धीरे से, कमा का प्रयोग हुआ ना। वहाँ आया लेकिन, वह आया लेकिन चला गया, कमा का प्रयोग किया है, देखिए यहाँ पर भी होगा, ठीक है। बोलो मगर धीरे से, वह आया लेकिन चला गया। तो इन सब चीज़ों में, इन सब सेंटेंसों में इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। अल्प, वह आया, थोड़ा सा यहाँ पर विराम देना है, वह आया मगर चला गया, ठीक है ना। वो आया मगर चला गया। अब एक ही प्रकार के वाक्य हो, एक ही प्रकार के वाक्य, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि गाय, चाहे पढ़ते थे राम खाता है, राम खाकर पढ़ता है, राम खाकर सोता है, ठीक है।
अब 3 सेंटेंस में एक ही शब्द बार बार आ रहा है। राम खाकर पढ़ता है, ए रुको सुनो, इधर दिखाई नहीं दे रहा, देखो इधर, हल्ला मत करो। राम सोता है, राम खाकर पढ़ता है, राम पढ़कर घर जाता है। अब तीनों सेंटेंस में कॉमन है राम। अब इस सेंटेंस को एक ही प्रकार के वाक्य है ना, राम, राम सोता है, राम खाकर पढ़ता है, राम पढ़कर घर जाता है ना। गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींगें होती है, गाय के एक पहले बच्चे होंगे आप लोग तो उस समय ये लिखवाया जाता होगा ऐसे। फिर बड़े होने पर गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है। अब मतलब क्या, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। उसी तरह जब वाक्य की पुनरावृत्ति हो या वाक्य एक ही प्रकार के वाक्य हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि राम सोता है, कॉमा लगाएंगे। राम खाकर पढ़ता है ना, तो राम सोता है, वह कॉमा वह खाकर पढ़ता है, कॉमा वह पढ़कर घर जाता है। राम खत्म, एक ही बार में हो गया। वहीं लिखे यहाँ पर कि वह यहाँ आता है, पढ़ता है और चला जाता है। इसे हम लिख सकते थे ना कि वह यहाँ आता है, वह पढ़ता है और वह चला जाता है। इस तीनों में से वह कहाँ गया, गायब हो गया। उसके स्थान पर क्या लगा, कोमा। समझ में, तो कोमा का यह भी एक प्रयोग है, ठीक है ना, कि जब वाक्य की पुनरावृत्ति। और गाय में ही जब गाय पर निबंध लिखते हैं, अब लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं कि गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, कोमा लगाएंगे, इसके 2 सींगें होती है, कोमा लगाएंगे, इसके 2 आँखें होती है, कोमा लगाएंगे, 2 कान होती है, कोमा लगाएंगे, एंड और एक लंबी पूँछ होती है। ऐसे प्रयोग होता है ना, तो कोमा का प्रयोग हम लोग यूनिक तरीका से भी करते हैं, ठीक है ना। तीसरा कोमा का प्रयोग यदि वाक्य में यह, उसे, तब, अब या तो ये शब्द रहे, ये सब शब्द रहे, लुप्त रहे लेकिन वहाँ पर उसका प्रयोग ना हो, उच्चारण ना हो, ठीक है ना। वहाँ पर है लेकिन उसका प्रयोग और उच्चारण ना हो, तो ऐसे सेंटेंसों में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे है कि मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर क्या लुप्त है कि मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसे लुप्त है कि नहीं, है ना। तो उसे जब हम लुप्त करेंगे तो उसके स्थान पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कि मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूँ सुनो, मतलब क्या, उसे ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर उसे ध्यान से लुप्त हो गया, तो लुप्त वाक्यों के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अगला बात करते हैं, यदि वाक्य में हाँ, नहीं, बस, अच्छा, समुचित या छी इस टाइप के वाक्य से कोई वाक्य सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो उस अवस्था में भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं कि आप कल पढ़ने आए थे, तो आप लोग का जवाब हाँ मैं कल पढ़ने आया था। तो हाँ, जो हाँ आया ना, हाँ, तो ये मूल सेंटेंस हुआ। उसके बाद सेम दोहरे सेंटेंस को, वाक्य को फिर से बोला जा रहा है कि हाँ मैं कल पढ़ने आया था, तो हाँ जो हुआ उसके बाद में कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नहीं बस भाई कोई दे रहा है खाना, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, उस समय कोई आपको खाना दे रहा है, तब बस कहेंगे बस 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 क्या, बस के बाद में कॉमा, बस कॉमा, बस कॉमा। ऐसा समझ में ना, याद रखना है। अगला बात करते हैं संबोधन। संबोधन करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ना, तो देखो, अरे मित्र सुनते हो ना, बस रहने दो, हो गया, बस रहने दो, हो गया, मतलब क्या, बस रहने दो, कॉमा, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया कॉमा का सही प्रयोग। इसमें से बहुत लोग, एक सीरियल आ रहा था कार्टून जैसा, जैसे कि उसका नाम था चिड़ियाघर, उसमें एक टीचर था, हर बात में कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट, वह मतलब
ये कोमा का सही प्रयोग बता रहा था कहाँ पर करना है, याद रखना, वो भी एग्जाम्पल में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया ना, संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करें भाई, तो ध्यान दिए कोई भी चीज़ को संबोधित करने के लिए ना हो रुद्र कमा, सुनते हो सेंटेंस पूरा, आज कॉमा, कहाँ गए थे, नया सेंटेंस पूरा, ऐसा समझ में। तो संबोधन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगला बात करें हम लोग, तो यदि शब्द में 2-3 बार दोहराना, एक ही शब्द 2-3 बार, ठीक है ना, एक ही शब्द बार बार आए तो उसमें भी कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि भाई, जैसे कि सीरियल वगैरह शूट हो रहा है तो उसमें क्या है, नहीं 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 नहीं, वह नहीं मर सकता। भाई जैसे कोई मरने वाला हो या मर गया हो, उसमें एक्टिंग होता है, नहीं मैं यह नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो 2-3 बार नहीं नहीं नहीं, तो इस तीनों वाक्यों में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझ में, कोई भी वाक्य जो मतलब कहा जाए तो वो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल करते, तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग कोमा का प्रयोग, जैसे कि नहीं 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 वो मर नहीं सकता, मतलब विश्वास नहीं हो सके वो मर सकता है, नहीं मर सकता है, तो कोमा का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर बात करें तिथि को बताने के लिए, या 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आजाद था, 15 अगस्त के बाद में कोमा लगा देंगे, ठीक है। याद रहे कि ऐसा लिखा जाए ना, 15 ऐसे लिखा जाए तो नहीं कोमा लगेगा, ठीक है ना, हाइफेनेशन या स्लैश का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि हिंदी में लिखा जाए 15 अगस्त तो उसके बाद में कोमा का प्रयोग अवश्य करेंगे, ऐसा समझ में ना। पत्र के संबोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, लिखते लिखते हैं ना हम लोग, सेवा में हाजिर हैं हम, तो सेवा में के बाद में क्या लगाते हैं, कोमा, श्री प्रधानाध्यापक जी महोदय जी। हाँ सुनो, तो ये हमारा कोमा का दिलचस्प प्रयोग था, समझ में आ गया। और दूसरा बात करें अर्ध विराम, अर्ध विराम को कहते हैं सेमीकलन, अर्ध विराम को क्या कहते हैं, सेमीकलन। अर्ध विराम देखो इधर, सेमीकलन, अर्ध विराम, देखो अल्प विराम से अधिक, जो ये वाला पढ़े ना हम लोग कोमा, इससे थोड़ा सा अधिक, अब पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, मतलब कहा जाए ना तो कोमा आ खड़ी पाई या फुल स्टॉप, खड़ी पाई फुल स्टॉप एक ही चीज़ है। कोमा खड़ी पाई के बीच में यदि कोनो वाक्य आए, कोई भी वाक्य आए, तो उसको हम अर्ध विराम से संबोधित करेंगे, ठीक है ना। उसे क्या करेंगे हम लोग, अर्ध विराम से। इसका साइन याद रखना है कि इसे हम अर्ध विराम सेमीकलन कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग होता है। अर्ध विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, नदी के किनारे टहल रहा था, प्रयोग हुआ है ना, मतलब क्या सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, ना तो सेंटेंस अल्प विराम में है और ना तो सेंटेंस खत्म हुआ है, दोनों के बीच में लटक रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इसका प्रयोग अर्ध विराम सेमीकलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मंद मंद हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है, आवाज शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं, लटका हुआ है, तो भाई सेमीकलन का प्रयोग करना है। तीसरा की बात करें पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस जब पूर्णतः समाप्त हो जाए तो उसका पूर्णतः समाप्ति हो जाए, उसके बाद उससे कुछ ना जुड़े, तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम खड़ी पाई या पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग या फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे पूरा ठहराव, ठहर जाए, ठहरा हुआ पानी, बहते चले हम, ठीक है। ध्यान दो, जैसे वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सेंटेंस खत्म भाई, वह पढ़ रहा है, काम खत्म उसका है, ठीक है। मैं खा चुका हूँ, सेंटेंस खत्म हो गया। मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंटेंस खत्म हो गया। तो जब कभी भी सेंटेंस खत्म हो जाए तब हम इस पूर्ण वाक्य का अवश्य प्रयोग करेंगे। ऐसा समझ में क्लियर, समझ लो, पहले समझ लो। अगला है उपविराम, कॉलन बोलते हैं इसका, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका प्रयोग प्रायः पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक देने में किया जाता है। क्या लिखते हैं, जैसे विज्ञान अभिशाप या परिणाम, कुछ भी लिए, विज्ञान अभिशाप या वरदान, तो विज्ञान के बाद में कोमा लगा दिया ना। शिक्षा, ऐसा शिक्षा, शिक्षा
कॉलन लगाएंगे, एक नीति, निबंध लिखते हैं ना, तो ऐसे इसके शीर्षक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा समझ में? हाँ, जैसे जी डॉट अनमोल, उस पर कोई सीरियल का नाम लगा दो, एक हेडिंग दिया उसके बाद लगाकर, हाँ, गदर एक आत्मकथा, ठीक है, ऐसा मूवी का नाम गदर, ऐसे लगाया कॉलन एक आत्मकथा। ऐसा समझ में? समझ में कि नहीं? तो उपविराम का चिन्ह इन सब चीजों में भी किया जाता है। अगला बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कोई भी प्रश्न किसी से पूछना हो, किसी से क्वेश्चन करना हो, तो किसी से प्रश्न, किसी से क्वेश्चन करने के रूप में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, ऐसे सेंटेंसों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या आप रोज ब्रश करती है? जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछने के क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका साइन क्या होता है? ऐसे बना दिया प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है प्रश्नवाचक। अगला बात किया जाए विस्मयादि बोधक। अगला बात किया जाए हम लोगों का तो बनेगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ऐसे इसका साइन बनाया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, करुणा, भय, शोक आदि तीव्र भावों को व्यक्त करने के लिए, कोई भी तीव्र भाव वाला, उग्र भाव वाला, तीव्रता वाला बात आए तो उस चीज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, ऐसे सेंटेंसों में अरे उग्रता वाली बात है। जैसे हर्ष, बहुत ज़्यादा खुशी हो, ऐसे पता ना, आज तो मुझे, ऐसे वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो वाह वाह, कितना अच्छा किया तुमने, ठीक है, तो वाह, वाह के बाद में इसका प्रयोग अच्छा किया। ऐसा समझ में? तो कोई भी उग्रता, तीव्रता वाला शब्द है ना, उसमें इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। इसके अलावा ना देवी देवता, ईश्वर आदि को संबोधन करने के लिए हे भगवान, कैसन कुल लड़का लड़की मिला, तो हे भगवान, देखा हे ईश्वर, मतलब का उसका कल्याण कर, हे ईश्वर के बाद में इसका प्रयोग करें, हे भगवान के बाद में इसका प्रयोग करेंगे कैसे लड़का लड़की पैदा किए, ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अपने से छोटों को शुभकामना देने के लिए ना, भाई कोई कोड लगा कल्याण भव, ठीक है ना, ये मतलब का कल्याण हो, इसके बाद में सेंटेंस जो है क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक का साइन लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो, तो उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे यदि लिखना हो तो। आया समझ में? विस्मयादि बोधक। अगला संयोजक चिन्ह, हाइफनेशन, इसका प्रयोग सब लोग करते हैं ना, हाइफन संयोजक चिन्ह से बोला जाता है हिंदी में, जो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम, राम श्याम भाई है, राम श्याम, राम लक्ष्मण, आए सीताराम के बीच में लगा देंगे। आया समझ में? कोई भी दो शब्द, पार्टिकुलर शब्द को जोड़ना हो तो हाइफन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? राम श्याम पढ़ते हैं, राम श्याम के बीच में लग जाएगा, सीता गीता के बीच में लग जाएगा, राम सीता के बीच में लग जाएगा, राम कृष्णों के बीच में लग जाएगा, सभी द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा समझ में? अब बात करते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्वर्टेड कमा के नाम से जानते हैं, और इसका भी बड़ा ही खतरनाक प्रयोग हम लोगों ने किया है इंग्लिश में इन्वर्टेड कमा के रूप में, ठीक है ना। इन्वर्टेड कमा, इसका प्रयोग क्यों कहते हैं ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग किसी भी लेखक, हिंदी में ये वाला सिंगल वाला का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो हिंदी में इसका प्रयोग किसी भी लेखक या पुस्तक की उक्ति को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसा है उसी तरह छाप देना है, उसी तरह लिख देना है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के कथन को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति के कथन, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा भी बोले ना, लिखते समय शुरुआत में बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो भाई इस कथन को लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कमा का इसी कथन को नहीं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कथनों को लिखने के लिए हम इस चिन्ह को प्रयोग करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की बांध ही भारत के मंदिर है, तो इस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कमा का प्रयोग करेंगे। ऐसा समझ में ना?
अगला बात करते हैं हम लोग कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट बहुत प्रकार का होता है, कोई भी ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका प्रयोग जब एक ही प्रकार के एक अर्थ, एक शब्द है और उसका कोई और भी अर्थ है, तो एक शब्द का कोई दूसरा अर्थ लिखने के क्रम में या इसके अलावा, ध्यान दीजिएगा हलन, कोई नाटकीय संवाद को लिखने में या कोई संख्या को लिखने के लिए, जैसे हम लिखते हैं 15, तो लिखे हिंदी में 15 या इंग्लिश में 15, अकोष्ट में लिखते हैं 15 मैथ। तो इस टाइप से कोई भी चीज़ को लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं कि एक ही चीज़ का 2 बार अर्थ निकले, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ब्रैकेट का। जैसे देखो वह मतलब क्या? वह जाती है, मतलब वह कौन जाती है भाई? कौन जाती है? तो सीता जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिए कि वह मतलब सीता जाती है, तो दोनों का अर्थ किन हुआ? तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, राइट। अगला बात करते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब क्या? डैश। डैश मतलब क्या? एक बड़ा सा लाइन खींच दिया जाता है। तो इसका काम क्या है? देखो, यदि हम छोटा सा ऐसे देते हैं ना, तो हाइफन बन गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो ये डैश बन जाता है, ठीक है ना। कौन सा? निर्देशक चिन्ह, निर्देश चिन्ह बन जाता है। अभी है क्या? तो किसी भी बात पर बल देने के लिए मान लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम थोड़ा सा हाइफन को बढ़ा देंगे। इसका अर्थ यह ना, हम आईफोन देते हैं ना, तो देखो कोई बच्चा मजाक में इतना बड़ा कर देगा, कोई इतना छोटा, कोई इतना। अब इसका भी अर्थ है ना, हम बड़ा करेंगे तो उसका कुछ और अर्थ निकल जाएगा, छोटा करने का उसका कुछ और अर्थ निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो ध्यान देना, किसी भी बात पर बल देने के लिए लेखक पुस्तक उद्धरण के नाम से पहले या किसी संवाद का प्रयोग करने के लिए, किसी से बातचीत करने के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संवाद लिखते हैं ना हम लोग हिंदी में, बातचीत डॉक्टर और रोगी के बीच में, सब्जी वाला और ग्राहक के बीच में, तो उसके बीच में ई हाइफनेशन का, डैश का प्रयोग करते हैं, एंड डैश का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि उसके बात पर बल देना है, उसे समझना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिखे, जैसे राम के 2 पुत्र, यानी राम के 2 पुत्र लव और कुश, यानी दोनों के बीच दोनों पर बल देना है, दोनों के ऊपर बताना है कि राम के 2 पुत्र हैं, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे? डैश का प्रयोग करेंगे। समझ आए ना? या मान लेते कि डॉक्टर मतलब डॉक्टर, संवाद, पेशेंट बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ हुआ है, तो पेशेंट के बाद में जो लगाएंगे ना वो डैश होगा। डॉक्टर बोला क्या हुआ है, तो डॉक्टर के बाद में जो लगाएंगे ना वो डैश हो जाएगा। समझ में आएगा? तो जितना भी संवाद हम लिखते हैं उन संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अब कुछ और है इसमें 4-5, उसे भी देख लेते हैं। तो अगला बात करते हैं हम लोग लोप चिन्ह। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज़ को लोप करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखना है 1 से 100 तक गिनती लिखना है, 100 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, फिर बीच में ऐसे देंगे, फिर लिख देंगे 99 100। समझ में? बीच का सारा जो है सेंटेंस को यहाँ पर साइलेंट कर दिए, लोप कर दिए। तो लोप चिन्ह का प्रयोग कोई लंबा वाक्य हो या कोई लंबा सेंटेंस हो, तो उसमें इसके बीच का जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसे साइलेंट करने के लिए किया जाता है। अगला बात करते हैं हम लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या? कोई भी वाक्य को शॉर्टकट में लिखना हो, छोटे से छोटे में लिखना हो, तो हम लोग प्रयोग करेंगे लाघव चिन्ह का। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं, जैसे अपना नाम लिखना है मैं सोनू कुमार, तो कुमार लिखते हैं ना, तो कुमार ना लिख कर लिख देते हैं, एक इधर सोना लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पूर्वांचल लिखना है, तो पौधरियो लगा कर 1 0 कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई शब्द को हम इस तरह लिखते हैं शॉर्टकट में, तो वहाँ पर जो साइन यहाँ पर ये 0 नहीं है, जो यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है ना, ये लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह है। ऐसा समझ में क्या है? ये लाघव चिन्ह है। समझ में आ गया? अगला बात करते हैं हम पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो जब कोई भी सेंटेंस बार बार आए, एक ही सेंटेंस बार बार है, जैसे मान लेते हैं राम घर जाता है, ठीक है ना। और राम के स्थान पर हम करते हैं श्याम घर जाता है, ठीक है ना, मोहन घर जाता है। तो इस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? एक ही सेंटेंस जब बार बार आए तो उस स्थान पर, उस वाक्य में हम लोग पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है जो है 14 नंबर त्रुटि चिन्ह, ठीक है ना। त्रुटि चिन्ह मतलब क्या? यदि सेंटेंस में कोई वाक्य छूट जाए या कोई वाक्य गलत हो जाए, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं कि वह
वह बना रही है। ठीक है, अब क्या बना रही है, हमें लिखना था कि वह खाना बना रही है, लेकिन यहाँ पर खाना छूट गया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का साइन बनाएंगे और लिखेंगे वह खाना, ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे वह खाना बना रही है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी त्रुटि थी, जो यहाँ पर गलत था, उसे हम लोग सुधार लिए। समझ में आएगा त्रुटि चिन्ह का प्रयोग। तो इसका प्रयोग आप लोगों को करना है कि यदि लिखते समय कोई भी सेंटेंस शब्द छूट जाए तो ऐसे करके आप लोग करते भी होंगे, ऐसे करके ऊपर या नीचे लिख देना है, ऐसे या ऐसे नीचे या ऊपर करके लिख देना है, इसे हम लोग त्रुटि चिन्ह कहेंगे। अगला बात करते हैं हम लोग विवरण चिन्ह। अच्छा, किसी भी सेंटेंस के बाद में ऐसा वाक्य बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं विज्ञान, विज्ञान लिखे और उसके बाद में ऐसे लिख, ऐसे मन खींचते हैं, हेडिंग बनाते हैं। अब ध्यान देना कि इसका मतलब या विज्ञान लिखने के बाद इसका मतलब सबका अर्थ अलग अलग होता है, या ऐसे किया जाए या ऐसे कर दिया जाए, तो सबका अर्थ अलग अलग, हमें समझ में नहीं आता, कुछ भी खींच देते हैं, लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी भी कहीं भी ऐसा चिन्ह दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर विज्ञान का पूर्णतः विवरण देना है, विज्ञान की पूर्णतः व्याख्या करनी है, विज्ञान क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, क्या करता है, कैसे काम करता है, टोटल जानकारी देना है। समझ आए ना। इस चिन्ह का मतलब कोई भी साइन क्या, मतलब संज्ञा लिखे हम, असंज्ञा के आगे ऐसे साइन का प्रयोग करते, तो मतलब क्या, संज्ञा का पूर्णतः विवरण, संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के भेद, उनका परिभाषा, सबका विवरण देना है। समझ में ना। यदि हम ऐसा करते तो इसका अर्थ यह होगा कि विज्ञान की केवल परिभाषा लिखना है। समझ में आया। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी चीज़ को विवरण या पूर्णता बताने के लिए, फुल उसका विवरण देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आया समझ में, सारा क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आप लोग भी इसे देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।